दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कक्षा 6 से जुड़े हुए एक टॉपिक की, जिसका नाम है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। तो आइए टॉपिक शुरू करें। उससे पहले आपने अगर अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। और ये जो टॉपिक है ये हमारा कक्षा 6 से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की, तो जो प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था है वो दोस्तों काफ़ी समृद्ध थी। अगर हम बात करें तो पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया जो है वो कहा जाता था। आखिर क्या कारण था सोने की चिड़िया कहने का? तो दोस्तों प्राचीन भारत में जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में उद्योग और व्यापार जो है वो काफ़ी समृद्ध थे, काफ़ी समृद्ध ये थे। और जब ये समृद्ध थे तो क्या होता था, विदेशों के अंदर जो माल है वो निर्यात होता था, विदेशों में माल का निर्यात होता था। और जब ये माल निर्यात किया जाता था तो उसके बदले में क्या मिलता था? उसके बदले में मिलता था हमें सोना चांदी। क्या मिलता था? जिसके बदले मिलता था सोना और चांदी। तो सोना और चांदी जो है वो मिलता था। अब जब हम माल निर्यात करते थे, हमें उद्योग और व्यापार के अंदर सोना और चांदी जो है वो मिलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे भारत में सोने के जो भंडार हैं वो काफ़ी हो गए। सोने का जो भंडार है वो भंडार क्या हो गया, भारत में बढ़ने लगा। क्योंकि हमारे पास सोना आ ही तो रहा था, भारत में बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। अब इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि हमारे पास सोना आ रहा था, सोना जा तो रहा नहीं था। क्योंकि हम तो सोने के बदले में या चांदी के बदले में दे क्या रहे थे, हमारे पास जो प्रोडक्ट थे उन प्रोडक्ट को दे रहे थे। इसीलिए भारत जो है, जब ये सोने के भंडार हमारे यहाँ पर आने लगे तो भारत सोने की जो चिड़िया है वो कहलाने लगा। अगर व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो सोने की चिड़िया भारत इस आधार पर कहलाने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ सोने के भंडार जो है बहुतायत मिलते थे। तो निर्यात के बदले में जो मुद्रा थी वो मुद्रा के रूप में सोना चांदी जो है हमारे पास आता रहता था। भारत में अच्छा माल था ही, तो अच्छे माल की उपलब्धता के कारण अपने देश को अन्य देशों से माल जो है वो आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जो हमारे पास सोना आता था, क्योंकि मुद्रा उस समय इतना प्रचलन में तो था नहीं मुद्रा का, सोना चांदी से ही वो होता था। तो विदेशों से जो भी हमें सोना चांदी प्राप्त हुआ वो भारत में ही रहा। दुनिया भर का सोना जो है भारत में एकत्रित होने लगा और धीरे धीरे यहाँ पर सोने के भंडार बढ़ने के कारण भारत जो है अन्य देशों के मामले में इस वस्तु के अंदर काफ़ी समृद्ध हो गया। और भारत जो है धीरे धीरे सोने की चिड़िया जो है वो कहलाने लगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर कुछ समय पश्चात ब्रिटिश प्रशासन जो है वो आ गया था। और ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, ब्रिटिश प्रशासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। तो जब ये भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की बात आई, कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, भारत की जो स्थिति थी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की स्थिति क्या रही उस समय। तो जब हम बात करते हैं कृषि की स्थिति, कृषि की स्थिति देखिए,
प्राचीन भारत में कृषि से संबंधित कार्य जो थे वो मुख्यतया ये कार्य होते थे। मुख्य व्यवसाय जो था वो मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था लोगों का कृषि। कृषि मुख्य व्यवसाय था और यहाँ के जो गांव थे वो काफ़ी समृद्ध थे। यहाँ पर माना जाता है कि ऐसी खेती की तकनीक थी जो दुनिया के जो लोग थे उन्होंने भी भारत से ही सीखी थी, क्योंकि कृषि कार्य यहाँ पर अधिक होता था। भारतीय किसानों ने गेहूं की खेती इंग्लैंड और यूरोप से कई शताब्दी पूर्व जो है वो प्रारंभ कर दी थी। यानी यूँ कहा जाए कि हमने दुनिया को इस खेती की देन दी। तो भारतीय जो किसान थे, भारतीय किसानों ने गेहूं की जो खेती थी वो इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व प्रारंभ की थी। अब अंग्रेज जो थे वो जब भारत आए तो यहाँ पर कृषि विकास कार्य को उन्होंने देखा और कृषि विकास कार्य को देख कर उनके दांतों तले उन्होंने अंगुली दबा ली, क्योंकि वह आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये कृषि का विकास इतना भारत में कैसे है। और ये सारा जो घटनाक्रम था उसे देखकर वाई केलर ने कहा था कि भारतीय कृषि को पिछड़ा मानना गलत है। भारतीय किसान अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है तथा श्रेष्ठ भी है। देखिए क्या कहा वाई लेकर ने। क्या कहा वाई लेकर ने? वाई लेकर कहते हैं कि भारतीय कृषि जो है उस भारतीय कृषि को प्रचलित रूप में, देखिए इंग्लैंड में सामान्य रूप से प्रचलित ये धारणा एक बन गई थी कि भारत में जो है वो कि कृषि जो है वो पुराने ढंग से है, पिछड़ी हुई है, पूरी तरह से गलत है। तो इसके लिए वाइलेकर जो थे उन्होंने कहा था कि भारतीय कृषि को पिछड़ा मानना गलत है। भारतीय जो किसान है वो अंग्रेज किसान की तरह ही अच्छा भी है और श्रेष्ठ भी है। ये बात उन्होंने कही थी। तो जितने अच्छे ढंग से यहाँ के किसान खेती करते हैं और खेती को खरपतवार से साफ रखते हैं, मिट्टी फसल की बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, इनके बारे में जो जानकारी रखते हैं वह अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। और यही कारण है कि यहाँ की कृषि जो है वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी उन्नत है, समृद्ध है और जनता के लिए जो धन धान्य है, कच्चा माल है, वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ की अगर प्रमुख फसलों की बात की जाए, प्रमुख जो फसलें हैं या हम बात करें उत्पादन की, तो प्रमुख जो उत्पादन होता है वो किस किस का होता है? देखिए चीनी का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन होता है, अफीम का, कपास, मसाले, नील, रेशम, गन्ना, ऐसी कई जो फसलें हैं जिनका उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर ये बहुतायत मात्रा में इनका उत्पादन होता था। तो इस प्रकार कृषि की अगर स्थिति देखी जाए तो कृषि की स्थिति जो थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योगों की, तो उद्योग किस प्रकार के थे वहाँ पे? देखिए
उद्योग जो थे, जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान तो थी, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में उद्योग जो थे उनका विकास भी काफ़ी हो रहा था। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार का माना जाता है? भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, कृषि प्रधान थी, लेकिन यहाँ पर उद्योगों का विकास भी काफ़ी हो चुका था। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले ही यहाँ के उद्योगों की अगर विकास की बात की जाए तो विकास का स्तर काफ़ी अच्छा था। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप से अगर तुलना करते हुए बात करें तो यूरोप से भी औद्योगिक विकास के स्तर में भारत का जो औद्योगिक विकास था वो काफ़ी ऊंचा था। उस समय भारत में दो तरह के उद्योग प्रचलन में थे। जब अंग्रेज भारत आए तो भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ उद्योगों के विकास का स्तर क्या था? यूरोप में हुए औद्योगिक विकास से ऊंचा था। तो वहाँ का जो औद्योगिक विकास था, ये माना जाता था कि औद्योगिक विकास जो है वो यूरोप में अच्छा था, लेकिन यूरोप से अच्छा यहाँ पर भी उसका स्तर जो है काफ़ी ऊंचा था। और उस समय दो तरह के उद्योग जो थे वो प्रचलन में थे। दो तरह के उद्योग प्रचलन में थे। कौन कौन से थे? देखिए, भारत में दो तरह के उद्योग प्रचलित थे। कौन कौन से दो तरह के उद्योग प्रचलित थे? एक तो जो उद्योग था वो था गांवों का, गांवों में स्थापित कुटीर उद्योग, एक तो ये प्रचलित था। और दूसरा जो प्रचलित था वो था शहरों में स्थापित बड़े उद्योग। ये दो तरह के जो उद्योग थे वो उस समय प्रचलित थे। जब हम बात करते हैं कि गांव में स्थापित उद्योग जो थे वो ग्रामीण उद्योग बहुत छोटे पैमाने पर कार्य करते थे और स्थानीय मांग को पूरा करते थे। स्थानीय मांग की पूर्ति, तो इनके द्वारा स्थानीय मांग की पूर्ति होती थी। वहीं पर जब हम बात करते हैं नगरों की, तो नगरों में स्थापित जो उद्योग थे वो क्या करते थे? वो विस्तृत बाजारों की मांग को पूरा करते थे। देखिए, गांव में स्थानीय जो शासन था उनकी संख्या कम होने के कारण वहां की जो मांग की पूर्ति थी वो कुटीर उद्योगों के माध्यम से हो जाती थी। और जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों के अंदर जो विस्तृत आबादी है उस विस्तृत आबादी को फिर जो बड़े उद्योग हैं उन बड़े उद्योगों के द्वारा विस्तृत बाजारों की मांग को पूरा किया जाता था। तो उद्योगों की अगर और हम बात करें तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब हम बात करते हैं जहाज बनाने के उद्योग की, तो जहाज बनाने का जो उद्योग था वो इंग्लैंड की अपेक्षा भारत के अंदर विकसित था। कब? ये था दोस्तों ईसा की 19वीं सदी के प्रारंभ तक जहाज बनाने का उद्योग इंग्लैंड की अपेक्षा कहाँ था? भारत में विकसित था। भारत में विकसित था। तो इंग्लैंड से ज़्यादा भारत के अंदर ये जो थी इसका विकास जो था काफ़ी था।
और यहाँ के जो जहाज थे वो गुणवत्ता की दृष्टि से काफ़ी उच्च थे और साथ साथ माल ढोने की क्षमता थी वो भी काफ़ी उन्नत थी। तो इस प्रकार इनकी जो पहुंच थी ये काफ़ी हो गई थी। यहीं पर अगर हम बात करें 1750 की, तो दोस्तों बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 ईस्वी के आसपास भारत जो था वो पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन करता था और उस क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी देश था। कब था? 1750 में। 1750 ईस्वी के आसपास जबकि बंगाल पर किसकी विजय नहीं हुई थी? अंग्रेजों की विजय नहीं हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों की विजय होने के बाद तो क्या हो गया था, सारा हमारा सिस्टम ही तहस नहस हो गया था। तो जब अंग्रेजों की विजय नहीं हुई थी, भारत क्या करता था? भारत पूरी दुनिया के लिए कपड़ों का निर्माण करता था, क्योंकि कच्चा माल तो भारत में ही था ना। तो भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन में अग्रणी था, सबसे आगे था। तो सबसे आगे किसका नाम था? भारत था। और भारत के अंदर जो ये उत्पादन होता था कपड़े का, ये भारतीय कपड़े अपनी गुणवत्ता के लिए और बारीक कारीगर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे, पूरी दुनिया में मशहूर थे। तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? गुणवत्ता व बारीक कारीगरी के लिए मशहूर। अब देखिए, जब ये इतने अच्छे थे तो इनकी मांग भी होनी थी। तो मांग कहाँ थी इनकी? मांग थी दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिम व मध्य एशिया में, इनकी मांग काफ़ी थी। जो जावा थे, सुमात्रा थे, ये कई देश जो थे वहाँ पर इनकी काफ़ी मांग रही। और इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो ढाका की जो मलमल की साड़ी थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कपास और रेशम के महीन कपड़े थे। ये महीन कपड़े काफ़ी प्रसिद्ध हुए दक्षिणी पूर्वी एशिया में, पश्चिमी मध्य एशिया में, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी हुई? ढाका के मलमल की साड़ी। तो ढाका के मलमल की साड़ी दुनिया में काफ़ी मांग इसकी रहती थी, क्योंकि बड़ा महीन ये जो कपड़ा था वो होता था। और बंगाल के अंदर जो सूती कपड़े थे वो बंगाल के सूती कपड़ों का काफ़ी मात्रा में यूरोपीय कंपनियों द्वारा ये बाहर भेजा जाता था। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता था वो किसका होता था? सूती कपड़ों का। बंगाल के सूती कपड़ों का कहाँ निर्यात होता था? बाहर निर्यात होता था। अब देखिए, बाहर ये निर्यात किए जाते थे, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बंगाल क्या था? बंगाल सूती व रेशमी वस्त्र उद्योगों का मुख्य केंद्र था। तो मुख्य केंद्र कौन सा था? बंगाल। दोस्तों, बंगाल के बाहर की अगर बात की जाए तो लखनऊ है, अहमदाबाद है, नागपुर है, मथुरा है। यहाँ पे भी ये सूती जो उद्योग थे उसके महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। तो अगर बंगाल से बाहर की हम बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं हम, बंगाल के बाहर उस समय सूती उद्योगों के केंद्र कौन कौन से थे? तो कौन कौन से ये केंद्र थे? ये केंद्र थे दोस्तों लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर, मथुरा आदि। तो ये बाहर केंद्र थे और मुख्यतया जो केंद्र माना जाता था वो माना जाता था बंगाल को। दोस्तों, अगर हम बात करें पीतल, तांबे, कांसे की,
तो पीतल, तांबे और कांसे की वस्तुओं का उत्पादन जो है वो सभी जगह किया जाता था। सोने और चांदी के आभूषण, रत्न व्यवसाय, संगमरमर, हाथी दांत और शीशे पर विभिन्न प्रकार के जो कार्य थे वो अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के अंदर शामिल हैं। ये उद्योग भारत में काफ़ी विकसित हुए। तो अगर हम सूती वस्त्र के अलावा अन्य उद्योगों की बात करें तो अन्य उद्योग कौन से थे? अन्य महत्वपूर्ण उद्योग जो थे वो थे सोने व चांदी के आभूषण बनाना, रत्न व्यवसाय, संगमरमर, हाथी दांत, शीशे पर कलापूर्ण कार्य, इसके अलावा पीतल, तांबे, कांसे की वस्तुओं का उत्पादन। ये सारे काम जो है ये उस समय किए जाते थे उद्योगों के रूप में। एक और उद्योग जो था वो काफी विकसित हुआ उस समय, वो था दोस्तों लोहा उद्योग। लोहा उद्योग, तो लोहा उद्योग जो था वो 19वीं सदी में विकसित हुआ। 19वीं सदी में विकसित हुआ और इस उद्योग के लिए विल्सन ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा है, क्योंकि उस समय उनको गलाकर कुछ विशेष प्रकार की जो चीज़ें बनाई जाती थी उसको विल्सन भी अपने जहन से नहीं हटा पाए। और विल्सन ने कहा था, क्या कहा था विल्सन ने? विल्सन कहते हैं कि भारतीयों को अनादि काल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा है। ये ज्ञान जो है वो भारतीयों को रहा है, ऐसा कहा जाता था। किसके द्वारा? विल्सन के द्वारा। और देखिए इस लोहे को गलाकर कई प्रकार की जो निर्माण कार्य हैं वो किए गए, और इस निर्माण कार्य में एक महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य है वो है महरौली का लोह स्तंभ। महरौली का लोह स्तंभ। और ये महरौली का लोह स्तंभ कहाँ है स्थित? ये दिल्ली के अंदर महरौली में ये स्थित है। और ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में है। कुतुब मीनार परिसर में ये स्थित है, खड़ा है, लोह स्तंभ है। और ये जो लोह स्तंभ है वो 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया। 1500 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया गया। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों? इसकी खास बात यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा। अब देखिए लोहा है तो जंग लगना स्वाभाविक है, लेकिन ये जो निर्माण कार्य किया गया वो निर्माण कार्य इस प्रकार किया गया कि इसमें आज तक कभी भी जंग नहीं लगा है। इसी तरह से ईसवाल उदयपुर जो है, ईसवाल जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर ईसवाल में मौर्यकालीन जो भट्टियाँ हैं, मौर्यकालीन लोहा गलाने की भट्टियाँ, जिनको लोह प्रगलन भट्टी कहते हैं, उन भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये अवशेष प्राप्त हुए हैं ईसवाल उदयपुर में, ये अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय औद्योगिक आयोग की। तो भारतीय औद्योगिक आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी 1916 के अंदर, और उस रिपोर्ट में कहा था कि जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के उद्गम पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों की उच्च कोटि की कला हेतु विख्यात था। तो ये
किसमें कहा गया? ये कहा गया भारतीय औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट, जो कि 1916 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर ये महत्वपूर्ण बात कही गई थी। तो कब आई ये रिपोर्ट? यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ये रिपोर्ट आई थी दोस्तों भारतीय औद्योगिक आयोग रिपोर्ट 1916। तो ये 1916 की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा था कि साहब जो भारतीय वैभव और शासकों का वैभव है, वो शिल्पकारों की उच्च कोटि की कला हेतु विख्यात ये रहा है भारत के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इससे आगे बात करेंगे। इसके व्यापार किस प्रकार का था प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।